हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में, जिसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू यानी कि गलत है, असत्य है, ये बताना है हमें। मन में बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है, ये भी सही है। यानी कि जब हम लर्निंग या रीडिंग सीखते हैं तो रीडिंग सीखने का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, साइलेंट रीडिंग है। जब बच्चा मन में पढ़ने लग जाए और उसको समझने भी लग जाए तो इसका मतलब बच्चा रीडिंग करना सीख चुका है और ये इसकी लास्ट स्टेज होती है। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, तो ये बिल्कुल गलत है। फुसफुसाते हुए पढ़ना क्या है, मौन पठन नहीं होता है। मौन पठन मतलब क्या होता है, मन में पढ़ना बिना उच्चारण किए। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप कोई पब्लिक प्लेस में हो तो वहां पर चिल्ला के या बोल के पढ़ने से सभी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए वहां पर किसे सबसे अच्छा मानते हैं, साइलेंट रीडिंग को। तो ये भी सही है, तो गलत कौन सा हुआ, सी वाला, ये वाला गलत हो गया ना। विस्परिंग इज साइलेंट रीडिंग, ये गलत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सृजनात्मक का जनक यानी कि फादर ऑफ क्रिएटिविटी, फादर ऑफ क्रिएटिविटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ई पॉल टॉरेंस। एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। ई पॉल टॉरेंस 1915 से 2003, इनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इस टेस्ट से क्या पता चलता था हमें, इससे हम बच्चों की सृजनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिव पोटेंशियल को माप सकते हैं। तो उन्होंने बच्चों की क्रिएटिव पोटेंशियल को मापने और उसे बढ़ाने पर जोर दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। फ्रांसिस बेकन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। इनकी फिलोसफी कौन सी थी, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। इन्होंने आगमन विधि के बारे में बताया था। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या शिक्षा में साइंटिफिक मेथड पर बल दिया। किस पे बल दिया था इन्होंने, साइंटिफिक मेथड पर। और इनकी फेमस कोट है, याद रखना, नॉलेज इज पावर। ये कोट हमने बहुत जगह सुनी हुई है, लेकिन आज हमें पता चल जाएगा कि इसका सोर्स कहाँ से है। ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा था, फ्रांसिस बेकन ने। चलिए बी एफ स्किनर, इनके बारे में तो हम सबने पढ़ा है, बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है इनकी। कौन सी, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि बिहेवियरिज्म। ये किस पे बिलीव करते थे, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पे इनका काम था। ठीक है, आधा वो आएगा ही। ठीक है, शिक्षा में योगदान क्या था इनका, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी टीचिंग मशीन्स। कैसे, अभी सीखने के लिए क्या बोलते थे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज किया करते थे, उससे ये सीखने को नियंत्रण करते थे। प्रैक्टिकल यूज कहाँ था इनका, क्लासरूम मैनेजमेंट, रिवार्ड सिस्टम किस पे बेस है, रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, और लास्ट में रोवर ट्रैक्स। तो इनके नाम पे कोई मेजर थ्योरी नहीं है, ये बस एक कंफ्यूज करने के लिए नाम डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्रिएटिविटी का, इक्वल टॉलरेंस। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? मतलब क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। पहले प्राइमरी को और सेकेंडरी को साथ में पढ़ाया जाता था, बिल्कुल। तो इस कमीशन ने क्या कहा कि प्राइमरी को अलग लेवल पे पढ़ाया जाए, इसके इंचार्ज अलग हो। तो ये किस आयोग ने कहा था? मोस्टली हम कोठारी कोठारी आयोग की बात करते हैं, लेकिन इसका आंसर कोठारी कमीशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन चारों के बारे में देखते हैं, इसका आंसर होगा हंटर कमीशन। कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये 1882 यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की कमीशन है ये। established by the British government in India to assess and reform the education। जो एजुकेशन सिस्टम है, अब वो क्या चाहते थे अंग्रेज, हमें एजुकेट करना, उस तरह से एजुकेट करना ताकि वो हमारी बात और हम उनकी बात समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने फोकस किया किस पे, प्राइमरी एजुकेशन पे। ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था, चेयरमैन कौन थे, सर विलियम हंटर। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हंटर कमीशन। ठीक है,
इनका की ऑब्जेक्टिव क्या था? इवेल्युएट करना था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। वुड्स का डिस्पैच यानी वुड कमीशन था, उन्होंने अपने 1854 में रिकमेंडेशन दी थी इंडियन एजुकेशन के बारे में। उसी एजुकेशन को इन्हें क्या करना था? अप्लाई करना था, इम्प्लीमेंट करना। इसके लिए उन्होंने हंटर कमीशन बिठाया। ठीक है। अब इस आयोग में क्या हुआ? इस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज के सुपुर्द करने की सिफारिश की थी। मतलब लोकल बॉडीज, वहाँ की गांव की लोकल बॉडीज इसको निरीक्षण में रखेगी, ये सुझाव दिया था उन्होंने। और इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और प्रबंधन जिला व स्थानीय संस्थाओं को सौंपा जाए। यही क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। सही आंसर क्या हो गया? हंटर कमीशन। अब हम बाकी के भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्या था? ये आजादी के बाद कमीशन बनाई गई ताकि एजुकेशन सिस्टम एक नए सिरे से बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स लाया जाए। तो इस पर शिक्षा व्यवस्था पर पूरी एक व्यापक रिपोर्ट दी गई थी। और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा 10+2+3 का सिस्टम। 10 यानी 1 से लेकर 10 तक क्लास, +2 यानी कि 11 12, और 3 साल की ग्रेजुएशन अपनी, BA BSc BCom, यह क्या थी? ग्रेजुएशन 3 साल की। ओके। उसके बाद यशपाल कमेटी, ये 1993 में बैठी थी। इनका काम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों का बैग का भार बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन शिक्षा का बोझ कम करने के लिए की सिफारिश की थी इन्होंने। राधाकृष्णन कमीशन 1948 से 1949, इन्होंने किस पर फोकस किया था? उच्च शिक्षा पर केंद्रित रिपोर्ट कराई थी। ठीक है। इससे हम इन चारों कमीशन के बारे में जान चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी देख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।